So yeah, very warm welcome to all of you. I hope you are doing well and your study is going on very well. And today I want to discuss about a very important topic. The name is fluid mechanics, and I will also discuss the theory part and numerical part. Here 250 fluid mechanics top questions are there, and these questions will help you a lot too in your upcoming examination. So let's get started. Firstly, I want to share you some theoretical part, just like what is the ideal fluid. So I will use both Hindi and English language, so you must be comfortable in both bilingual. So let's get started. What is the ideal fluid and what is the real fluid? Firstly, I want to discuss about what is the ideal fluid. A fluid is said to be the ideal. A fluid is said to be the ideal. Just a minute. तो अगर हम पहले फ्लूइड के बारे में समझ लें तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, वो समझ जाएंगे। तो फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो शियर डिफॉर्मेशन, अगर आपने नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन लगाया है, शियर स्ट्रेस लगाया है, तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने टाउ की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत कम लगाई है तो भी डिफॉर्मेशन होगा। अगर फ्लूइड आपका रेस्ट में है, इफ द फ्लूइड इज इन द रेस्ट, देन ओनली द वैल्यूज ऑफ टाउ शुड बी द जीरो, and that condition we say that there is a no deformation in the fluid particle, and these phenomena is called of the fluid statics. Then I should be discuss about what is the ideal fluid. तो ऐसा फ्लूइड जिसमें कंप्रेसिबिलिटी और विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो हो, मतलब वो टोटली इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड हो, जो कि रियली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रियल फ्लूइड की बात करूं तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, है ना। रियल फ्लूइड की टेंडेंसी है कि उसमें कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, उसमें सरफेस टेंशन भी होगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो, स्पेसिफिक वर्ड जब आता है ना तो पर यूनिट वॉल्यूम लगा ही देना, है ना। तो जैसे ही मैंने कहा कि स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, जिसको हम रोजी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपको याद रखना है 9810 होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन डेंसिटी कर देंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी की बात करूंगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैटिक फ्लूइड हो जाएगी। अब कुछ पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखने ही हैं वो ये हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1 एट अ 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मर्क्यूरी इज 13.6। मींस जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर की एक होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये भी याद रखना कि डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है वाटर की, जबकि मर्क्यूरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 13.6 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विद द टेम्परेचर, देयरफॉर इट शुड बी determined at the specific temperature at 4 degree centigrade and 27 degree centigrade, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सिंपल सी बात है, जो फ्लूइड न्यूटन्स के इस फॉर्मूले को ओबे करेंगे वो न्यूटन्स लॉ के अंतर्गत आएंगे, और ऐसा जो फॉर्मूला है उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहा गया। उसमें ये बोला जाता है कि टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, मतलब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन के बराबर होगी। मतलब जैसे आपने किसी प्लेट के ऊपर फोर्स लगाया तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कहां तक मूव करके ले जा सकता है, वही डी यू उसकी वेलोसिटी है, डी वाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। या मैं इसको यू म्यू डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं, जहां पे टाउ जो है वो शेयर स्ट्रेस है और म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है, और डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट है, जबकि डी थीटा अपॉन डी टी रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, ठीक। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाट इज द विस्कोसिटी एंड व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो बेसिकली दो टाइप की विस्कोसिटीज होती हैं, या तो डायनेमिक विस्कोसिटी होगी या तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी। जब मैं डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करूंगा तो वहां पे डेंसिटी से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा इट इज द म्यू से उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर बोल दूंगा।
CGS यूनिट ट्वाइस हो जाएगी, जिसको मैं डाइन सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दूंगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होगी वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन मास डेंसिटी के बराबर होगी। अगर इसकी एसआई यूनिट की मैं बात करूंगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। इट्स सीजीएस यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड और स्ट्रोक हो जाएगी। 1 स्ट्रोक की वैल्यू हमेशा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होती है। कुछ पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं वो ये हैं कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद टेम्परेचर where the viscosity of gases increase with increase in temperature। देखो सिंपल सी बात है, अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो दूर दूर जाने का प्रयास करेंगे तो विस्कोसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। जबकि गैसियस के केस में क्या होता है कि आपके पास वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं गैस के, जब उनको हम हीट अप करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं। उनके कोलिजन की वजह से अब उनको मूव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और इसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। लिक्विड विथ इंक्रीज ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी आर गैसोलीन, वाटर, क्रूड ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 सेंटीपोइस। मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड में जो वाटर की विस्कोसिटी होती है वो 1 सेंटीपोइस के बराबर होती है। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू द कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। देखो विस्कोसिटी का जो मेन कारण है वो दो ही है, मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या कहलाते हैं? देखो जब कभी भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है तो उसे कोहेजन फोर्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब है कि एक मॉलिक्यूल्स अपने मोमेंटम को दूसरे मॉलिक्यूल्स में कितनी आसानी और कितने अच्छे तरीके से ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट, अब मैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात करूंगा। उसके पहले मैं म्यू का जो क्रम है, जैसे म्यू ग्लिसरील की सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑयल्स की होती है, फिर एचजी की होती है, फिर वाटर की होती है, फिर एयर की होती है। ये आप नोट डाउन करके रखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, अब मैं बात करूंगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। मैंने बात कर ली थी, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी में एक चीज हमेशा याद रखना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द मोमेंटम ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। द मोमेंटम ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ द फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। और 1 स्ट्रोक की वैल्यू 10⁻⁻⁴ के बराबर होती है। फिर मैं बात करूंगा व्हाट इज द टाइप्स ऑफ फ्लूइड। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड में दो ही टाइप के फ्लूइड हो सकते हैं, तो न्यूटोनियन होंगे या तो नॉन न्यूटोनियन होंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स वो होंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड्स के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे वाटर, गैसोलीन, अल्कोहल, है ना, वाटर, गैसोलीन, अल्कोहल। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फ्लूइड की अगर मैं बात करूंगा तो न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन होंगे। वाटर, गैसोलीन, अल्कोहल, है ना, बेंजीन, ग्लिसरीन, ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड्स की विशेषता है कि वो टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy को फॉलो करेंगे, जबकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होंगे वो टाउ इज इक्वल टू a du अपॉन dy की पावर n प्लस b को फॉलो करेंगे। ठीक, अब अगर मैं दो चीजें आपसे बोलना चाहूं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, तो टाउ इज इक्वल टू a du अपॉन dy की पावर n प्लस b को फॉलो करते हैं। अब इसमें कौन सा फ्लूइड क्या होगा वो डिपेंड करेगा n और b की वैल्यू के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि n इज ग्रेटर देन 1 एंड b इज इक्वल टू 0। अगर मैंने n इज ग्रेटर देन 1 और b इज इक्वल टू 0 बोल दिया तो वो बेसिकली डाइलेट्रेंट फ्लूइड है। और डाइलेट्रेंट फ्लूइड जो होते हैं वो स्टार्ट तो 0 से ही होते हैं, पर वो न्यूटोनियन फ्लूइड के नीचे की तरफ से ग्राफ बनाते हुए जाते हैं, जिनका एग्जांपल है शुगर, वेट, सैंड एंड बटर। अगर n की वैल्यू लेस देन 1 है, इफ द वैल्यूज ऑफ n इज लेस देन 1 एंड b वैल्यू 0 है, तो उस केस में ये जो फ्लूइड है वो स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड होगा। जबकि अगर n की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 नहीं है तो वो विंगम प्लास्टिक होंगे। और टू टाइप्स के फ्लूइड होते हैं जो टाइम पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर टाइम बढ़ाओगे और विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी तो वो रियोपैक्ट्रिक कहलाते हैं।
और अगर टाइम बढ़ने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है तो थिक्सोटॉपिक कहलाते हैं। इनका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जो टाइम बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है रियोपैक्टिक, उनका एग्जांपल है जिप्सम्स, और जब टाइम बढ़ने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है उनका एग्जांपल है लिपस्टिक। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बिंगम प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो टूथपेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ द बिंगम प्लास्टिक। फिर द सूडो प्लास्टिक के एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्लड एंड पेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ सूडो प्लास्टिक्स। ठीक, आपको ये बड़े बड़े अच्छे से सुनना पड़ेगा। अगर आपने एक बार फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आपको प्यार से इस चीजों को सुनना है, 2x स्पीड में सुन सकते हैं। ठीक, ये ग्राफ देख सकते हो आप जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आइडियल फ्लूइड को और वर्टिकल लाइन जो है वो रियल फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, जिनमें न्यूटोनियन फ्लूइड्स, उसके नीचे डायलेट्रेंट, उसके ऊपर सूडोप्लास्टिक, उसके ऊपर रियोपैक्टिक, फिर आइडियल फ्लूइड, फिर थिक्सोटॉपिक। जो आइडियल प्लास्टिक मैं बोल रहा हूँ ना वही विंगम प्लास्टिक होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दो चीजें मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। पहला, कंप्रेसिबिलिटी, आइसोथर्मो बल्क मॉडुलस एंड एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस। देखो, कंप्रेस करने की एबिलिटी ही कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है, जो 1 बल्क मॉडुलस के बराबर होती है। तो बल्क मॉडुलस इक्वल टू 1/k माइनस dv अपॉन b इंटू dp, जहां पे मैं बीटा इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो इंटू dp बोल सकता हूं। ठीक, देखो अब आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का सिंपल सा मतलब है कि जो आपका बल्क मॉडुलस है वो रो आर टी पर डिपेंड करेगा, मतलब वो पी फाइनल पर डिपेंड करेगा। जबकि एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो होता है वो पी फाइनल इंटू गामा पर डिपेंड करता है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जो है केटी वो पी फाइनल मतलब रो आर टी पर डिपेंड करेगा, जबकि एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस जो के ए है वो रो डॉट पी फाइनल पर डिपेंड करता है। जहां पे मैं सॉरी रो नहीं गामा, जहां पे मैं गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी लिख सकता हूं, जहां पे सीपी जो है वो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर है, जबकि सीवी जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद मैं एक छोटी सी बात और करूंगा जिसका नाम है सरफेस टेंशन या प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप बबल एट अ जेट। देखो, सरफेस टेंशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हमें ये बता देगा कि किसी भी फ्लूइड की लेयर के ऊपर कौन सी चीज तैर सकती है या नहीं तैर सकती। जब मैं बात करूंगा सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन एक फोर्स है जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, वो सिग्मा इंटू एल के बराबर होगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती हुई दिख रही है स्ट्रेस के ऊपर। मतलब सरफेस टेंशन इज अ वन काइंड ऑफ स्ट्रेस इज प्रोड्यूस इन द अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड सरफेस। ठीक, अब मैं एफएस की अगर मैं बात करूं तो एफएस इक्वल टू सिग्मा इंटू एल बोल सकता हूं, जहां पे सिग्मा जो है वो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो सरफेस टेंशन के फोर्स को अगर मैं पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो वहां पे मुझे एफएस अपॉन एल की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो ये है कि सिग्मा इज इक्वल टू वर्क रिक्वायर्ड अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। अब सरफेस टेंशन कहां कहां यूज होती है हम लोग थोड़ा वो देख लेते हैं। जैसे प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना होगा इस चीज को भी हम लोग सरफेस टेंशन से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सरफेस है ना वो इनर पार्ट में और आउटर पार्ट में किन किन फ्लूइड से कांटेक्ट में है। जैसे एक मैंने कहा प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, तो ड्रॉप जो होगी उसके अंदर भी पानी होगा उसके इंटरफेस के, और उसके बाहर की तरफ एयर होगी। इतनी बात तो आई होप आपको समझ में आती होगी। तो अंदर जो है वो तो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि बाहर जो है वो एयर मॉलिक्यूल्स हैं। उस केस में जो हमारे प्रेशर ड्रॉप लिक्विड होगा, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप लिक्विड, वो होगा 4 सिग्मा बाई डी। क्या होगा? 4 सिग्मा बाई डी। अब अगर मैं डी को रेडियस में कन्वर्ट कर दूं तो 2 सिग्मा बाई आर भी होगा। प्रेशर इनसाइड अ बबल, अब बबल के केस में 2 इंटरफेस होंगी। क्या? इंटरफेस के बाहर भी हवा होगी और इंटरफेस के अंदर भी हवा होगी। तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो 8 सिग्मा बाई डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 8 सिग्मा बाई डी के। या अगर मैं उसको रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहूं तो 4 सिग्मा बाई आर। प्रेशर इनसाइड अ जेट, अब जो जेट होगा उस पे जो टेंजेंशियल या परिधि के
और जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कमस्टांसेस। तो पैरामीटर के अबाउट उसके जो है स्ट्रेस लगेगी तो 2 सिग्मा बाई डी या सिग्मा बाई आर होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैपिलैरिटी का, जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, मतलब सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस की बात करती है। अंदर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, आई डोंट केयर अबाउट इट। इट इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है अपॉन एरिया। वही मैंने कहा था सिग्मा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एल। फॉर अ वाटर interface at 20 degree centigrade, the value of surface tension is 0.0736 Newton per meter. At a critical point, the liquid vapor state are same, thus the surface tension should be the zero. It is due to the cohesion only. यहाँ पे सिर्फ cohesion forces की वजह से surface tension produce होता है। फिर जब मैं कैपिलरी एक्शंस की बात करूंगा, whenever I am talking about what is the capillary action, then I thoroughly introduce the new concept that name is the angle of contact between the liquid and material. और वो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड मटेरियल ही डिसाइड करेगा कि आपका जो फ्लूइड है वो वेटिंग मतलब गीला करने वाला है या गीला नहीं करने वाला है। ठीक, तो H इज इक्वल टू जो कैपिलैरिटीज के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, वहां पे कितनी ज्यादा कैपिलरी में आपका लिक्विड राइज किया है उसका जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब अगर मैं इसको R के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर भी लिख सकता हूं, जहां पे H जो है वो राइज इन कैपिलरी है, सिग्मा जो है वो सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर एंड अ ग्लास है, D जो है वो डायमीटर ऑफ अ ट्यूब है, थीटा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड द मटेरियल है। थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है। पहला, थीटा अगर मैंने 0 डिग्री कर दिया तो वाटर एंड ग्लास के बीच, और थीटा 180 डिग्री मर्क्यूरी एंड ग्लास के बीच। अब एक चीज और याद रखनी है, क्या कि कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू द एडिशन एंड कोहेजन बोथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स के बीच भी फोर्स एक्ट करेगा और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लास और वाटर के सरफेस के बीच भी हमें फोर्स महसूस होगा। अब मुझे कैपिलरी एक्शन कराने के लिए लेस देन 3 सेंटीमीटर की ट्यूब चाहिए। अगर आपने ज्यादा बड़ी ट्यूब ले ली तो फिर कैपिलरी एक्शन नहीं हो पाएगा। 2 चीजें और रखनी है, प्योर वाटर के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है, नॉर्मल वाटर के लिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि मर्क्यूरी के लिए 128 मैंने बताई थी वो 132 भी हो सकती है। अब इतनी बात अगर आपके समझ में आती है तो फिर हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड में जा सकते हैं, पास्कल लॉ पर जा सकते हैं। तो पास्कल लॉ कुछ नहीं है, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट अ पॉइंट इन अ स्टेशनरी फ्लूइड इज सेम इन द ऑल डायरेक्शन। ध्यान से समझो क्या कहना चाहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट इन अ स्टेशनरी फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो इंटेंसिटी मतलब फोर्स ही बोल रहा है कि फोर्स स्टैटिक फ्लूइड में चारों डायरेक्शन में सेम होगा, मतलब px, py एंड pz, चारों डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन, कुछ भी बोल दो। कुछ पॉइंट हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, जिसमें pressure varies only with depth in the stationary fluid, wherever the fluid in a motion, pressure may vary in the horizontal directions also। पर हम अभी यहाँ पे फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो फ्लूइड में प्रेशर है उसको हम लोग रेस्ट में ही मानते हैं, है ना, स्टेशनरी ही मानते हैं जो फ्लूइड है। तो उस कंडीशन में जो वेरिएशन ऑफ द प्रेशर है वो सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर या डेप्थ में माना जाएगा। Fluid pressure measured in the force per unit area and expressed in the Pascal Newton per meter square। ये इसी को बार बोलते हैं। तो 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 मेगा पास्कल की वैल्यू 10 बार के बराबर होती है। 1 बार की वैल्यू 10 की घाते 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी और 1 मेगा पास्कल की वैल्यू 10 बार के बराबर होगी। अगर मैं बैरोमीटर शोज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बैरोमीटर होता है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करता है। आई होप इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी।
जो मैं प्रेशर PATM की बात कर रहा था वो रो GH भी हो सकती है, जहां पे H क्या है, जितनी डेप्थ में आप नीचे नीचे जाते जाओगे वो हाइट को शो करेगा। P एब्सोल्यूट जो होता है वो P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज के बराबर होता है। जो P गेज होता है वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर में कमी आती जाएगी। जब प्रेशर में कमी आएगी तो हम निगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। जैसे जैसे आप हाइट को कम करते जाओगे, मतलब गहराई में जाते जाओगे, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर बढ़ता जाएगा तो dP/dz की वैल्यू मैं रो जी लिख सकता हूँ। कंप्रेसिबल फ्लूइड में जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वो P0 e⁻⁺ या एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। ठीक, जबकि जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वो P=Fz, ये मतलब लीनियरली होता है। प्रेशर हेड की अगर मैं बात करूं, इफ आई वांट टू चेंज द सम अमाउंट ऑफ प्रेशर इनटू द अनदर part of the pressure unit, then we should be use the pressure head. The pressure head H is equal to P/ρg, जहां पे रो मैं लिख सकता हूं दूसरे फ्लूइड की, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है। ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की भी बात कर सकता हूं। क्यों? जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी ना तो उस पर प्रेशर का वेरिएशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में आ सकता है, इतना याद आपको रखना है। ठीक, अब प्रेशर वेरिएशंस की जो मैंने अभी तक बातें बोल बोल के बताई हैं उन्हीं का यहाँ पे PDF मैंने प्रोवाइड किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। कि प्रेशर मेजर्ड विद द रेफरेंस टू द एब्सोल्यूट जीरो इज एब्सोल्यूट प्रेशर कांट बी नेगेटिव। मैंने बताया था आपको कि गेज प्रेशर जो होता है वही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो P गेज जो होगा वो रो GH के बराबर होगा। ठीक, अब हाइड्रोस्टैटिक्स लॉज की मैं बात कर लूंगा। व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ? तो हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ इज नथिंग बट फोर्स exerted by the fluid on the bottom side of the liquid। तो वही हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक जो हो जाएगा वो H डेप्थ में कितना जा रहा है, तो dP/dH की वैल्यू -ω के बराबर हो जाएगी। अब कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम टू द अनदर फ्लूइड कॉलम, ρ1 H1 बराबर ρ2 H2 या F1 H1 बराबर F2 ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ρ1 H1 बराबर ρ2 H2, S1 H1 बराबर S2 H2। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, एस जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है। अब मिसलिनियस पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ आपको पॉइंट हैं वो रिमेंबर रखने ही हैं, ठीक है ना। देखो पहला पॉइंट है piezometry is suitable for the small and positive pressure measurement. The manometric liquid should have the higher density and vapor pressure. Simple manometer U2 manometer can be measured both the positive and negative pressure. Annuated mercury barometer used for the local atmospheric pressure. Density of the mercury is 13.6 × 10⁻³ kg per meter cube और डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है 1.24 kg per meter cube होती है। अब मैं बात करूंगा हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो यही है। हाइड्रोस्टैटिक्स मैनोमीटर का भी कॉन्सेप्ट है और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास एक बड़ा तगड़ा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है इंक्लाइंड प्लेन का। इंक्लाइंड प्लेन का जो फॉर्मूला होता है वो x बार प्लस IG/ax बार साइन स्क्वायर थीटा की जो इंक्लाइंड पोजीशन है उसमें h की वैल्यू सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू, सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो x बार प्लस IG/ax बार साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। अब अगर मुझे थीटा की वैल्यू को वर्टिकल कर दूंगा तो 90 डिग्री हो जाएगी, तो x बार प्लस IG/ax बार। अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दूंगा तो h की वैल्यू x बार के बराबर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट अब IG तुम निकालोगे कैसे, BD³/12, क्योंकि रेक्टेंगल का जो IG होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट वो होता है BD³/12
जबकि जो IG जो सर्कुलर प्लेट के लिए होता है वो π/64 डायमीटर का पावर 4 होता है। ठीक। अब प्रेशर फोर्स ऑन अ कर्व्ड पाथ, कर्व्ड सरफेस या कर्व्ड पाथ बोल सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर FH है, वर्टिकल फोर्स अगर FV है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F इज इक्वल टू √/FH का स्क्वायर प्लस FY का स्क्वायर। और अगर मुझे उनके बीच का एंगल निकालना है tan थीटा, तो वो मैं लिख सकता हूँ FY/FH। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर द सम वर्टिकल प्लेन। ठीक। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास। जैसे मैंने बोल दिया सरफेस जो है वो रेक्टेंगल है, तो उसका CG और CP, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो जो उसका CG होगा ना गुरु, सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो इस तरह होगा। रेक्टेंगल के लिए h/2 CG होगा और CP जो होगा 2h/3। ट्रेपेजियम के लिए वो बड़ा गंदा सा फॉर्मूला है, वो मैं नहीं करूंगा। सर्कल के लिए 5h/8 होता है, जबकि ट्रायंगल के लिए 2h/3 और 3h/4। और अगर ट्रायंगल आपका अपवर्ड में है तो h/3 और h/2। ठीक। सर्कल के लिए अगर मैं बताऊं तो मैं बता चुका हूं आपको 5D/8, 5D या 5h/8। सेमी सर्कल के लिए 3πD/32, पैराबोला के लिए 5h/7, पैराबोला अगर इस तरह हो तो 4h/7। पॉइंट कुछ रिमेंबर रखने हैं आपको, रखना हो तो रखो, नहीं मत रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कुछ, अगर आपको पता है, फ्लोटेशन ऑफ अ बॉडी या बायंसी में काम आता है। ठीक। When a body is submerged either fully or partially, then acted upon by the force of buoyancy, vertically, when which is equal to weight of a liquid displaced by the body। मतलब कितना डिस्प्लेस्ड कर रहा है कोई भी लिक्विड किसी भी बॉडी को, उस पर डिपेंड करेगा। आर्किमिडीज को प्रिंसिपल की कहती हैं। पॉइंट कुछ रिमेंबर रखने हैं। द फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑलवेज एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। द सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अ पॉइंट थ्रू विच द बायंट फोर्स इज एक्टेड। ठीक। कुछ और चीजें मैं बताता हूँ। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड बॉडी। In case of the floating body, the meta center should be above the center of gravity। ये हमेशा याद रखना, that should be the very important point। ये इतने अच्छे पॉइंट हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में आपको बार बार कचोटेंगे अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं जाओगे तो। अभी यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% कंफर्म है, ठीक है ना। तो इस आप नोट कर लो, मैं तो कहता हूँ आप नोट करो, नोट करो। पहला पॉइंट, in case of floating body, the meta center should be above the center of gravity। सेकंड अगर मैं बात करूं, in case of the submerged body, the center of buoyancy should be above the center of gravity। जब कोई submerged बॉडी के केस में जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, वो शुड बी above the center of gravity। Distance between the meta center and the center of buoyancy Bm is equal to I minimum upon V immersed। कुछ पॉइंट और रिमेंबर करने हो तो कर लो। टाइम ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो T इज इक्वल टू 2π/√kg का स्क्वायर अपॉन gm। ठीक। नेक्स्ट, फोन के लिए देखना हो तो देख लो, नहीं तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं। फ्लूइड काइनेमेटिक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ फटाफट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक। PYQ फर्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड इज सब्सटेंस, ये तो आपको पता है। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कांट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। नेक्स्ट, फ्लूइड इज सब्सटेंस व्हिच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। मतलब फ्लूइड जो है वो किस पर चेंज होने से
sorry guys, sorry, I'm really sorry for about, just wait a minute. Statics 329. एक पहला क्वेश्चन हो चुका था, फ्लूइड सब्सटेंस that can't remain at rest under the action of the shear force. Next question, fluid is substance which offer no resistance to change of shape. तो फ्लूइड जो है वो शेप को चेंज करने पर कोई भी बल नहीं देता. नेक्स्ट, प्रैक्टिकल फ्लूइड. अब जो प्रैक्टिकल फ्लूइड होगा उसके अंदर मैं सोच रहा था मार्कर की तरह आपको मतलब हाईलाइट करके दिखा दूं, पर वो हो नहीं पा रहा है इस पीडीएफ में, इसलिए ऐसे ही सुन के और आप पीडीएफ देख के पढ़ लेना. नेक्स्ट, प्रैक्टिकल फ्लूइड. प्रैक्टिकल फ्लूइड क्या होता है? तो प्रैक्टिकल फ्लूइड इज अ प्रोसेस ऑल द अबव प्रॉपर्टी. मतलब प्रैक्टिकल फ्लूइड जो होगा उसमें विस्कोसिटी भी होगी, सरफेस टेंशन भी होगा और कंप्रेसिबिलिटी भी होगी. नेक्स्ट, इन स्टैटिक फ्लूइड. स्टैटिक फ्लूइड में क्या नहीं होगा? तो स्टैटिक फ्लूइड में शियर स्ट्रेस तो जीरो होगा और नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो नेगेटिव हो सकता है. ठीक. नेक्स्ट, अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल. भैया आइडियल बोल रहे हो तो विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए. मतलब वो इनविस्कस, the fluid should be the inviscous and incompressible. An ideal flow is any fluid must fulfill the following. तो आइडियल फ्लो जो है वो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है? a1 b1 is equal to a2 b2. ठीक. रेट ऑफ फ्लो कमिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो गोइंग. If no resistance is encountered by the displacement, such a substance is known as. If no resistance is encountered by the displacement, the flow called that the ideal fluid. क्यों? क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होने का मतलब है कि वो टोटली आइडियल फ्लूइड है. नेक्स्ट, the volume change of the fluid caused by the resistance is known as. The volume change of the fluid caused by the resistance is known as the compressibility. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में जो भी चेंज आ रहा है उसके कॉज को बताने के लिए कंप्रेस करने की एबिलिटी है तो कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है. और कंप्रेस होगा क्या? जब उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, है ना. लिक्विड क्या है? लिक्विड नन ऑफ द अबव है. कांट बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस कर सकते हैं हम उसको निग्लिजिबल अमाउंट में. ऑक्यूपाइड डेफिनिट वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता. लिक्विड जो शेप एंड साइज में आप दे दोगे उसी में हो जाएगा. आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर. होता है प्रेशर, लिक्विड चेंज होता है अगर प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो. आर नॉट विस्कस, विस्कोसिटी भी होती है तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा. नेक्स्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. बच्चे को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द मास डेंसिटी इन kg सेकंड v मीटर पर 4 फॉर अ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 101.9. नेक्स्ट, properties of the fluid by which its own molecules are attracted. अरे भैया बच्चे को पता है. अगर एक ही मॉलिक्यूल्स अपने ही मॉलिक्यूल्स को खींचने का ट्राई करेंगे, आपने देखा था कहाँ? सरफेस टेंशन में. सरफेस टेंशन में देखा था ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बिल्कुल पकड़ के मार रहे थे, तो वही होगा कोहेजन. A mercury does not wet the glasses. This is due to the property of liquid known as the surface tension. क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स आपस में कोइजिव फोर्सेस से इतने अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं कि उनको एडिशन फोर्सेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को गीला करने जाएंगे ही नहीं, वो अपने में ही मस्त रहते हैं. नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच इनेबल इट रेजिस्ट द थर्मल स्ट्रेस इज नोन एज. अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड व्हिच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट द थर्मल स्ट्रेस इज नोन एज द कोइजन प्रॉपर्टीज. Next, the properties of the fluid by which the molecules of the different kinds of fluid are attract to each other are known as the adhesion forces, because here
the different which molecules are different kinds of molecules. Different kinds of molecules का मतलब सिंपल है कि वो molecules जो अलग अलग होंगे. Next, the specific weight of the water is 1000 kg per meter. All of the above सही है. तो the specific weight of the water 1000 kg per meter में at a normal pressure 760 mm में भी वही होगा, at a 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी वही होगा, at a mean sea level पर भी वही होगा. तो all of the above बोल सकते हैं. The specific weight of a water in SI unit is equal to, the specific weight of the water in a SI unit is 9.81 into 10 to the power 3 Newton meter cube. Next, when the flow parameter at any given instant remains same at every point, the flow is said to be. अब भैया मेरे ये फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है, फिर भी समझो इस बात को. अ फ्लो पैरामीटर इज अ कांस्टेंट इन एनी पॉइंट, मतलब पहले भी वेलोसिटी v थी, अब भी वेलोसिटी v है, तो हम लोग उसको यूनिफॉर्म बोल देंगे. एवरी पॉइंट पर बोला है, ध्यान समझना, रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट मतलब मुझे स्पेस के सापेक्ष देखना है. जब मैं टाइम के सापेक्ष देखूंगा तो उसको स्टडी फ्लो बोल दूंगा, जब मैं स्पेस के सापेक्ष देखूंगा तो उसको यूनिफॉर्म फ्लो बोल दूंगा. Which of the following is dimensionless? The specific gravity is a dimensionless property. Specific gravity is a dimensionless property. The normal stress in a fluid will be the normal stress in a fluid will be constant in all direction at a point is only in it is a rest, because these type of phenomena only will be happen when the fluid is in the rest. अब फ्लूइड अगर रेस्ट में होगा तभी ये चीजें हम लोग एप्लीकेबल मान पाएंगे. नेक्स्ट, the normal stress in a fluid will be constant in all direction. मतलब px py और pz की वैल्यू कब इक्वल होती है? px py pz की वैल्यू इक्वल होती ही है जब फ्लूइड एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट में होता है. नेक्स्ट, the pressure at a point in a fluid will not be same in all direction when the fluid is in the motion. अब मोशन में है तो भी यही होगा, जब उसके पास कोई ना कोई विस्कोसिटी है तो भी वही. ठीक. नेक्स्ट, an object having the 10 kg of mass, the weight is 9.81 kg of the spring ball, the value of the g at this place is 10 meter per second square. Next, the tendency of fluid surface to contract is due to the following property. The fluid मतलब फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी किस टेंडेंसी के कारण रखते हैं? तो वो होती है सिंपल सी बात, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन के कारण ही जो फ्लूइड है वो मिनिमम वॉल्यूम रखने का काम करता है और मैक्सिमम स्टेबिलिटी. The surface tension of mercury at a normal temperature compared to the water is more. क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का ज्यादा होता है. That's why the reason we are using it in a thermometer. Next, a perfect gas has, perfect gas क्या है? None of the above. perfect गैस में विस्कोसिटी होगी, कंप्रेसिबिलिटी भी होगी और उसके पास थ्योरेटिकल इंटेंस भी होगा. For a very great pressure, the viscosity of the masses, gases and the liquids. For a great pressure, बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके पास भैया. प्रेशर से हमारे जो विस्कोसिटी है उसको बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि shows the erratical behaviors. Next, a fluid in equilibrium can't sustain. अगर फ्लूइड आप इक्विलिब्रियम में है तो स्ट्रेस सस्टेन नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट, the viscosity of water in comparison to mercury is, viscosity of water in compare to mercury is lower. Viscosity of water in comparison to mercury, विस्कोसिटी किसकी ज्यादा होगी? गाढ़ापन भाई मरकरी का ज्यादा होता है. ये हायर गलत लिखा है, लोअर होगा. The bulk modulus of elasticity with increase in pressure.
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो बल्क मॉडुलस मैंने क्या लिखा था, 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी। 1 अपॉन कंप्रेसिबिलिटी अगर आपने लिखा था तो वहां पर मैंने ये भी लिखा था कि डीवी रो डीवी अपॉन डी रो, है ना। तो जैसे ही आपने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज प्रेशर करोगे तो तुम्हारी बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज विद द प्रेशर। क्यों? के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीपी के। ठीक, नेक्स्ट, अ बलून लिफ्टेड इन एयर फ्लो फॉर फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो भैया लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी उड़ सकता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बायन्सी से भी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ बायन्सी हमें ये बताती है कि कोई भी फ्लोटिंग बॉडी अगर फ्लोटेशन में है तो वो उतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही होगी। ग्रेविटी की वजह से मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि कोई ना कोई ग्रेविटेशनल पुल फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, जिसको वो धोखा देके ऊपर की ओर उड़ रही है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है, वही बायन्सी वाला प्रिंसिपल ही है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। हम लोग बोल सकते हैं कि अ बलून लिफ्टेड इन एयर फ्लोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो कौन कौन सा प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ बायन्सी सभी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड द टेंपरेचर इन द केजी। ऑर्डिनरी टेंपरेचर एंड प्रेशर पर उसकी वैल्यू क्या होगी? की वैल्यू 21,000 होगी। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रिजल्ट इन, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया मतलब अब आपने लिक्विड और गैसेस में किसकी पूछ रहे हो? अगर आप पूछ रहे हो कि लिक्विड की तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर आप गैसेस की पूछ रहे हो तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन की यूनिट क्या है? तो आपको पता है सरफेस टेंशन की जो सिग्मा इज इक्वल टू एफएस अपॉन एल होता है। एफ जो है न्यूटन, एल जो है वो मीटर, तो न्यूटन पर मीटर हम लोग उसको बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। अब सरफेस टेंशन होता क्या है? देखो सिंपल सी बात है, सरफेस टेंशन एक्ट इन द प्लेन ऑफ अ इंटरफेस नॉर्मल टू द एनी लाइन इन द इंटरफेस। मतलब आपके पास अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है किसी भी फ्लूइड पार्टिकल्स के ऊपर, आप फ्लूइड पार्टिकल्स अगर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऊपर वाली जो लेयर है वो एक खिंची हुई झिल्ली की तरह कार्य करती है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्ट इन अ प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल टू द एनी लाइन ऑफ सरफेस। नेक्स्ट, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ द न्यूटोनियन फ्लूइड इज, भाई लीनियर ही होता है, तभी तो हम लोग लिखते हैं टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du अपॉन dt। दैट्स व्हाई द रीजन द न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैव द कांस्टेंट linear slope, मतलब इंक्रीजिंग linear slope बोल सकते हैं। A liquid compressed cylinder have a volume of 0.04 meter cube at a 15 kg per centimeter square and the volume of 0.039 meter cube at a 150 kg per centimeter square. The bulk modulus of the elasticity should be, आंसर याद रखो, बार बार पूछता है, 4000 kg per centimeter square. The unit of viscosity R, विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? तो केजी सेकंड पर मीटर, केजी सेकंड पर मीटर विस्कोसिटी की यूनिट क्या है? अब विस्कोसिटी भी दो टाइप की होगी, डायनामिक और काइनेमेटिक, तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंड अपॉन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? तो वो डेंसिटी पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो। रो क्या है? वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर, या हम लोग बोल सकते हैं